सरकार के प्रकार संसदात्मक एवं अध्याक्षात्मक। प्रश्न नंबर 1 है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। उत्तर है डी, संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है। आम संसदीय चुनाव के पश्चात जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि चुनाव के पश्चात मिलीजुली अर्थात गठबंधन की सरकार या पुनः नए निर्वाचन की घोषणा। प्रश्न नंबर है 2, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर है बी, मिशेल्स ने। रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी प्रसिद्धकृत पॉलिटिकल पार्टी में अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट किया कि समाज में भी संगठन को हो उसका नेतृत्व गिने चुने लोगों के हाथों में होता है। उसके अनुसार लोगों का बहुत बड़ा भाग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। साथ ही लोग इस स्थिति का लाभ उठाकर नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कोकर का है। फ्रांसीसी विलियम्स कोकर ने अपनी प्रसिद्ध रचना रीडिंग इन पॉलिटिक्स फिलॉसफी में एक्विनास के बारे में कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचना उसकी महान देन है। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है। तो उत्तर है डी, संसद पर कैबिनेट मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अपने बहुमत के बल पर रही मंत्रिमंडल का संसद पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व और हिफ्स जारी करना जैसे प्रावधानों की वजह से संसद कैबिनेट पर नहीं बल्कि कैबिनेट संसद पर नियंत्रण स्थापित कर चुका है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन में राजा के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर तो है पर उसका उपयोग साम्राज्ञी आयन के समय से नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर है बी, संसदीय सरकार को। कार्यपालिका और विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्याक्षात्मक शासन का विभाजन किया जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? तो उत्तर है डी, रामजे मेयर का। लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में यह कथन रामजे मेयर का है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ ब्रिटिश इन गवर्नेड में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानव से की है जो अपने सृजनकर्ता को ही खा जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो उत्तर ए, राष्ट्रपति का अभिभाषण। संसदीय साधारण निर्वाचन के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष सदन का सत्र प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के समवेत सभा के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। इस अभिभाषण का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण विधि के अंतर्गत नहीं आता और न ही इस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसमें अधीन है? तो ए है, संसद में कानूनी प्रभुसत्ता का संबंध उस संस्था से है जिसे अंततः कानून निर्माण का प्राधिकार प्राप्त है। भारत में कानून निर्माण के लिए अंतिम रूप से संसद उत्तरदायी है, अतः कानूनी संप्रभुसत्ता इसी में अधीन है।
प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर है सी, गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय, संघीय, संसदीय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। गणतंत्र, लोकतंत्र शब्द इसी बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। एक संघात्मक संविधान में सामान्यतः अग्रलिखित आवश्यक तत्व पाए जाते हैं: शक्तियों का विभाजन, संविधान के सर्वोपरि लिखित संविधान, संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया, न्यायपालिका का प्राधिकार। संघात्मक संविधान के उपयुक्त वर्णित सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान है। प्रश्न नंबर 10 है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य। तो उत्तर है सी, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष विधानमंडल के अंग नहीं होते। विधानमंडल उसके कार्यकाल में उसके पद से हटा नहीं सकता। कार्यपालिका भी विधानमंडल को समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं कर सकती। प्रश्न नंबर 11 है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। तो उत्तर है बी, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्तियों आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान दलगत विवादों से मुक्त रहता है, उसकी कार्यावधि निश्चित होती है और सरकार में स्थायित्व होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान अपने मंत्रिमंडल में पूरे देश में योग्यतम व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। उसकी पसंद संसदीय प्रणाली की भांति केवल मंत्रिमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं रहती है। प्रश्न नंबर 12, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक रूप में किया जाता है। तो विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। प्रश्न नंबर 13, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। तो उपयुक्त में सभी। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता निम्नवत है: कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वास्तविक और संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष का कोई अंतर नहीं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं होते हैं। उसकी नियुक्ति और पदच्युत राष्ट्रपति स्वतंत्र है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंतर संबंधित नहीं, अतः राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 14 है, किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो उत्तर है बी, मॉन्टेस्क्यू। इस प्रश्न का उत्तर है वाल्टर वेजहार्ट। अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर वेजहार्ट ने किया है, मॉन्टेस्क्यू ने नहीं किया है। अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर वेजहार्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। प्रश्न नंबर 15, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कोई शासन प्रणाली अध्यात्मक है तो या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों पर आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 16, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 17, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है। तो उत्तर है सी, राज्य तथा सरकार दोनों का। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों होता है।
भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति, राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान दोनों होता है। प्रश्न नंबर 18 है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापकीय से स्वतंत्र होता है। प्रश्न नंबर 19 है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं, तो उत्तर है ए, राष्ट्रपति के प्रति। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हें जब चाहे पदच्युत कर सकता है। प्रश्न नंबर 20 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी है, तो उत्तर है ए, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है, तो उत्तर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बाकी ब्रिटेन और भारत और फ्रांस में ये संसदात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है। प्रश्न नंबर 22 है, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकता वह है, तो उत्तर है सी, राजनीतिक दल। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का आधारभूत स्थान है, जबकि राजनीतिक दल ही राजनीतिक चेतना के केंद्र होते हैं। संसदीय सरकार में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आसपास घूमती है। संसदीय निर्वाचन में भाग लेना, बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाना तथा अपनी नीतियों की कार्यान्वित करना राजनीतिक दलों का कार्य है। संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था है, तो उत्तर है बी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली के मुख्यतः कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है, तो उत्तर है बी, यानी व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। प्रश्न नंबर 25 से एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान होते हैं, तो उत्तर है सी, नाम मात्र की शक्ति। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति शासनाध्यक्ष के पास होती है, जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राज्याध्यक्ष के पास होती है। राज्याध्यक्ष देश का संवैधानिक प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 26 है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो उत्तर है डी, यानी विधायिका के प्रति। प्रश्न नंबर 27 है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है, तो केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें उत्तर हैं। संघात्मक विधान में समन्वय निम्नलिखित आवश्यक लक्षण तत्व पाए जाते हैं। शक्तियों का विभाजन, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परमावश्यक तत्व है। संविधान की सर्वोपरि संविधान सरकार के सभी अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत है। संविधान इसके अधिकार क्षेत्र को सीमित निर्धारित करता है, अतः इसे संविधान द्वारा प्रदत्त अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर करना होता है। लिखित संविधान संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित होता है। संविधान में लिखित होने के केंद्र और प्रांतीय सरकारें अपने अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान कराती है तथा परस्पर विश्वास के साथ कार्य करती है। संविधान की परिवर्तनशील लिखित संविधान स्वभावतः लचीला होता है। देश की सर्वोच्च विधि का लचीला होना आवश्यक भी है। इसका तात्पर्य है कि संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। न्यायपालिका का अधिकार संघीय संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। यह विभाजन लिखित संविधान द्वारा किया जाता है। इस शक्ति विभाजन के बनाए रखना आवश्यक होता है ताकि ये सरकारें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का प्रतिक्रमण न कर सके। अतः इस लिखित संविधान के निर्वाचन हेतु एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता होती है। संघीय संविधान में यह कार्य कार्यपालिका को सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि संघात्मक संविधान में उपयुक्त वर्णित समस्त आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान है।
प्रश्न नंबर 28 है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो उत्तर सी है, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। प्रश्न नंबर 29 है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है? तो उत्तर है बी, विधायिका कार्यपालिका संबंध। संसदात्मक अध्यात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार विधायिका कार्यपालिका संबंध है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्यात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, न उसे विधानमंडल अपने पद को हटा सकता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन अध्यात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था का एक विशेषता नहीं है? तो उत्तर यह है, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। विशेषताएं क्या है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सही है। कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है। दोहरी कार्यपालिका अर्थात नामात्र संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में विशेषता है। अमेरिका जैसे अध्यात्मक व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका का विभाजन इस प्रकार नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था में एक ही प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति में ही निहित होती है। प्रश्न नंबर 31, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की ओर से अनिवार्य विशेषता है? तो उत्तर है सी, संघात्मक व्यवस्था। द्विसदनवाद संघात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है। यह एक पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्यतः निम्न विशेषताएं होती है। संविधान का सर्वोच्चता, संघीय सरकार एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण। प्रश्न नंबर 32 से निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो उत्तर है सी, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परंपरा आवश्यक तत्व है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के रूप में दोहरी शासन पद्धति की व्यवस्था करती है। संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं उन्हें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक है, वहाँ का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परिसंघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। परिसंघात्मक संविधान वह है जिसमें शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन रहता है। इसमें दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? उत्तर है डी, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है। अमेरिका में सरकार का स्वरूप अध्यक्षात्मक है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार मात्र औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता। यद्यपि अनुच्छेद 53 द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन अनुच्छेद 74 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। अनुच्छेद 73 केवल संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख करता है, जिसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों से संबंधित होगा जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। सामान्यतः कार्यपालिका शक्ति का उन राजकीय कार्यों के तात्पर्य है जो विधायी और न्यायिक कार्यों का निकलने के पश्चात शेष बचता है। प्रश्न नंबर 34 से निम्नलिखित में से कौन विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था में नहीं है? तो उत्तर है डी, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय।
एकात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन का समन्वय एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ही संघीय शासन व्यवस्था की उपयोग माना जाता है। एकात्मक शासन के बारे में कहा जाता है केंद्रीय सत्ता में रक्त की अधिकता है और स्थानीय संस्थाएं रक्त अभाव से पीड़ित हैं। प्रश्न नंबर 35 है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? उत्तर है ए, स्ट्रांग ने। बहुत से देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन में एकात्मक शासन विद्यमान है, जिसकी मुख्य विशेषता एक केंद्रीय शासन के हाथों में सारी शक्तियों का केंद्रीकरण है। C.F. स्ट्रांग के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जो एक केंद्रीय सरकार के अधीन संगठित होता है तथा केंद्रीय सरकार अपने। प्रश्न 36 है, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है? तो ए, शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्रमशः एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली का मूल लक्षण है। डाइसी के अनुसार एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्रीय सत्ता सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है, अन्य अभिकरण अपनी शक्ति के लिए उसी केंद्रीय सत्ता पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, 36 खत्म। 37 प्रश्न नंबर 37 है, वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और उसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है? तो उत्तर है ए, एकात्मक सरकार के रूप में। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक ही केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है तथा शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार की सर्वोच्च या सर्वोपरि होती है। विधिक प्रादेशिक सरकार व स्थानीय सरकारें प्रशासकीय कुशलता के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, जो इन्हें आवश्यक सत्ता प्रदान करती है और इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। प्रश्न नंबर 38 है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? उत्तर है डी, डाइसी का। A.B. डाइसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानून निर्माण की शक्ति को देखते हुए उपयुक्त कथन को उद्धृत किया। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? उत्तर है डी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। एकात्मक राज्य में सरकार की एक ही इकाई होती है। इसका क्षेत्राधिकार पूरा प्रदेश होता है। प्रदेश की छोटी छोटी सरकारी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है कि जिन्हें सीमित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये शक्तियाँ उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। अतः सरकारी विभागों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य प्रशासनिक सुविधा प्राप्त करना होता है। नगर के कार्यों के निष्पादन के लिए स्थानीय संस्थाएं होती हैं और सरकार निर्णयों को लागू करने हेतु संबंधित विभागों में क्षेत्रीय अभिकरण होते हैं। यूके की काउंटिंग तथा फ्रांस के विभाग द्वारा इस प्रकार की स्थानीय सरकार की प्रशासनिक इकाइयों के उदाहरण है। यूके एक एकात्मक राज्य है। राज्यों का संघ भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है। भारतीय संविधान में विधायी शक्तियां संसद एवं राज्य विधानसभाओं में विभाजित की जाती हैं। शेष शक्तियां संसद को प्राप्त है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल संघीय शक्ति विभाजन पर आधारित एक संवैधानिक प्रजातंत्र है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था तथा अध्यक्षात्मक शासन है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से कौन युग्म गलत है? तो युग्म सी गलत है। संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस से गलत है। तो सही क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में, फ्रांस में, चीन में है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में, भारत में, जर्मनी है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के राज्य और दक्षिण अफ्रीका में है। प्रश्न नंबर 41 है, कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो उत्तर है सी, फ्रांस।
1958 में फ्रांस के 5वें गणतंत्र का संविधान कार्यपालिका के स्थायित्व की व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप करने के लिए उद्देश्य से प्रेरित रहा। इस संविधान में दो विरोधी सिद्धांतों स्थायित्व का उत्तरदायित्व को गिनने का प्रयत्न किया गया। यह अध्यक्षात्मक एवं संसदीय प्रणाली का मेल करके एक ऐसा प्रतिमान प्रस्तुत करता है जिसे फ्रांस के लेखक प्रेसिडेंशियलिस्ट अवस्था कहकर पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, यह किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करती है? तो उत्तर है डी, स्ट्राक का। यह किसी भी देश में संविधान वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए वैध ढांचा प्रस्तुत करती है। CF रास ने संविधान का लक्ष्य स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करती है। प्रश्न नंबर है 43, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होता अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था। यह किसका कथन है? यह जेलिनेक का कथन है। एक अच्छे संविधान की आवश्यकता है रेखांकित करते हुए जेलिनेक ने कथन है कि संविधान विहीन राज्य न केवल एक प्रकार की अराजकता है